गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय नमक का दारोगा का अध्ययन करेंगे। नमक का दारोगा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय है। इनका जन्म 1880 लम्ही गांव उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी को हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, उपन्यास, सोजे वतन, मानसरोवर 8 खंड में, अर्थात जो मानसरोवर है वह 8 खंडों में विभक्त है। इसमें इनकी लगभग 300 कहानियों का उल्लेख मिलता है। और गुप्तधन कहानी संग्रह, ये 3 इनके कहानी संग्रह हैं। करबला संग्राम, प्रेम की देवी नाटक, कुछ विचार और विविध प्रसंग निबंध संग्रह। प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के शिखर अर्थात पहुंचे हुए पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य में के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर के सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था, अर्थात वास्तविकता पर आधारित था। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास में जो कहानी और उपन्यासों का काल विभाजन है, समय का जो वर्गीकरण है, वो प्रेमचंद जी को ही आधार मान करके किया गया है। जैसे प्रेमचंद पूर्व युग अर्थात प्रेमचंद जी से पहले की जो रचनाएं हैं, प्रेमचंद जी से पहले जो कवि और लेखक हुए थे, उनका वर्गीकरण प्रेमचंद जी पूर्व युग के नाम से जाना जाता है। और प्रेमचंद युग की इनके जो समकालिक लेखक थे, उनको प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। और प्रेमचंद्रोत्तर युग, इनके बाद में जो लेखक हुए हैं, उनको प्रेमचंद्रोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। यह प्रेमचंद जी के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलक से निकाल करके यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यानी कि जो कल्पनाओं के आधार पर कहानियों की रचना की जाती थी, वो इनकी रचनाओं में नहीं मिलती। इनकी जो रचनाएं हैं वह वास्तविकता को ध्यान में रख करके रची गई हैं। वास्तविकता के आधार पर ही उस समय का समाज कैसा था, उसी के आधार पर इनकी रचनाएं की गई हैं। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किसगोई तक सीमित न रहकर किसगोई सीमित पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी है कि कहानी है जो सीमित क्षेत्र तक ही नहीं बल्कि आगे भी इनकी कहानियों का विकास हुआ है। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा है। और इनकी कहानियों के विकास का योगदान रहा है कि इनकी जो भाषा शैली है वह उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका प्रारंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है। इनका जो प्रारंभिक कथा साहित्य था अर्थात जो प्रारंभिक लेखन था, उसमें कल्पना भी समाहित थी, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में ये सामने आई। अर्थात पहले इनकी जो रचनाएं रची गई थी उनमें थोड़ा बहुत कल्पनाओं का भी समावेश था, लेकिन पंच परमेश्वर और सेवा सदन इनका उपन्यास और पंच परमेश्वर की जो कहानी है, उनमें जीवन का यथार्थवाद अर्थात वास्तविकता को आधारित करके ये कहानियां सामने आई। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्श उन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद जी ने की।
आदर्श उन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अनंतः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देते हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा आदि कहानियां ऐसे ही हैं। बाद में उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचे जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ दी गई कहानी नमक का दारोगा का प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी रही है, जिसे आदर्श उन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है, अर्थात इस कहानी में धन के ऊपर धर्म की जीत बताई गई है। धन और धर्म को हम क्रमशः सद्वर्ती अर्थात अच्छी वर्ती और असद्वर्ती, बुरी वर्ती, बुराई और अच्छाई, सत्य और असत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित आलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक दो पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल अर्थात नौकरी से निकलवा देता है, लेकिन अंततः सत्य के आगे उसका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन पर और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, अर्थात ईमानदार दरोगा बनाए रखें। कहानी के इस अंतिम प्रसंग से पहले तक की समस्त घटनाएं प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उजागर करता है और ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के सम्मान, निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर को इस कहानी में बहुत बड़ी खूबी है। किंतु प्रेमचंद जी इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है, मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, हमको चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसीलिए इस कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ ही होता है, अर्थात उस समय भी जो भ्रष्टाचार था वह व्यापक स्तर पर फैला हुआ था, लेकिन प्रेमचंद जी ये नहीं चाहते थे कि भ्रष्टाचार, जो मुंशी वंशीधर था उसने पंडित आलोपीदीन की बात नहीं मानी थी, इस कारण से उन्हें पंडित आलोपीदीन ने नौकरी से निकलवा दिया। नौकरी से निकलवाने के बाद में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो आज भी यथार्थवाद की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन बाद में लेखक ये नहीं चाहते थे कि लोगों का ईमानदारी के प्रति विश्वास उठ जाए, इस कारण से उन्होंने आगे कहानी में लिखा कि उन्होंने जो पंडित आलोपीदीन थे उन्होंने उन्हें अपने जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया और उससे ज़्यादा वेतन और भत्ते के साथ उन्हें उनकी जिम्मेदारी दी गई। धन्यवाद।